Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is, which article under the Constitution of India vests the special leave to appeal by the Supreme Court? Article 110, Article 128, Article 136 और Article 180. भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपील की विशेष अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 136 या फिर अनुच्छेद 180? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 136. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 136. Recently, the Supreme Court, in the case of NF Railway Vending and Catering Contractors Association, Lumding Division versus Union of India and others, reiterated the prima facie view that the second special leave to appeal cannot be filed if the first special leave to appeal was dismissed without any reasons or was withdrawn. Article 136 deals with the special leave to appeal by the Supreme Court from any judgment, डिक्री, डेटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एनएफ रेलवे वेंडिंग एंड केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन लुमडिंग डिवीजन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य मामले में प्रथम दृष्टया यह दृष्टिकोण दोहराया गया कि यदि प्रथम विशेष अपील अनुमति बिना किसी कारण के खारिज कर दी गई थी या वापस ले ली गई थी तो द्वितीय विशेष अपील अनुमति दायर नहीं की जा सकती. अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 डील्स विद द इशू ऑफ बेल फॉर अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ? सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13. किशोर न्याय अधिनियम 2015 की कौन सी धारा कानून से संघर्षरत बच्चे के लिए जमानत के मुद्दे से संबंधित है? धारा 10, धारा 11, धारा 12 या फिर धारा 13? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 12. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 12. Recently, in the case of juvenile in conflict with law V versus State of Rajasthan and another, the Supreme Court observed that the Juvenile Justice Board and lower courts failed to record a specific finding that the provision to subsection 12, subsection 1 of the Juvenile Justice Act. Section 12 of the Juvenile Justice Act 2015 deals with the bail for a person who is apparently a child alleged to be in conflict with the law. हाल ही में विधि से विवादित किशोर वी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि किशोर न्याय बोर्ड और निचली अदालतें किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12(1) के प्रावधान के संबंध में विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज करने में विफल रही. किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 12 ऐसे व्यक्ति की जमानत से संबंधित है जो स्पष्टतः कानून का उल्लंघन करने वाला बालक है. Next question, which article of the Constitution of India states that provisions of Part 4 would not be enforceable by any court? Article 33, Article 37, Article 44 और Article 51? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भाग 4 के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 51? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 37. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 37. Article 37 of the Constitution of India states that the provisions of Part 4 are not enforceable by any court. Part 4 of the Constitution of India deals with the directive principles of state policy. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि भाग 4 के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है. भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है. Next question, which term is defined under section 15 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023? Admission, documents, evidence और facts in issue? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 15 के तहत कौन सा शब्द परिभाषित किया गया है?
प्रवेश, दस्तावेज, प्रमाण या फिर मुद्दों में तथ्य। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एडमिशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रवेश। Section 15 of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam defines the term admission. It states that an admission is a statement that suggests any interference as to any fact in issue or relevant fact and which is made by any of the persons or under the circumstances mentioned under the act. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 प्रवेश शब्द को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है कि स्वीकृति एक ऐसा कथन है जो किसी मुद्देगत तथ्य या प्रासंगिक तथ्य के बारे में कोई अनुमान प्रस्तावित है और जो अधिनियम के तहत उल्लिखित किसी भी व्यक्ति द्वारा और परिस्थितियों के तहत किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग बायस इज नोन एज डैश, सिविल लायबिलिटी टेस्ट, क्रिमिनल लायबिलिटी टेस्ट, रीजनेबल लाइक्लीहुड टेस्ट और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट। पूर्वाग्रह निर्धारित करने के परीक्षण को डैश के रूप में जाना जाता है। नागरिक दायित्व परीक्षण, आपराधिक दायित्व परीक्षण, उचित संभावना परीक्षण या फिर सामूहिक उत्तरदायित्व परीक्षण। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रीजनेबल लाइक्लीहुड टेस्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उचित संभावना परीक्षण। The reasonable likelihood test of bias is the test for determining the bias. This test determines if a reasonable observer could perceive that whether there is any significant chance of bias that might be affecting the decision maker. पूर्वाग्रह की उचित संभावना परीक्षण पूर्वाग्रह का निर्धारण करने के लिए परीक्षण है। यह परीक्षण यह निर्धारित करता है कि क्या एक विवेकशील पर्यवेक्षक यह समझ पाएगा कि क्या पूर्वाग्रह की कोई महत्वपूर्ण संभावना है जो निर्णयकर्ता को प्रभावित कर सकती है। Now is the time for practice question. The previous conviction of a person is relevant under Indian Evidence Act 1872 under Section 14 Explanation 1, Section 14 Explanation 2, Section 8 Explanation 1 और Section 8 Explanation 2। किसी व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्रासंगिक है। धारा 14 स्पष्टीकरण 1, धारा 14 स्पष्टीकरण 2, धारा 8 स्पष्टीकरण 1 या फिर धारा 8 स्पष्टीकरण 2। Send the answer of this question in the comment section. Stay tuned for the next episode. Thanks for watching. इसका उत्तर हमें comment section में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।